फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास से हम लोग डुअलिज्म इन ज्योग्राफी के टॉपिक को देखेंगे आने वाली 3-4 क्लासेस में। हिंदी में इसको कहते हैं द्वैतवाद। अब देखिए, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी बेसिकली क्या है। आज की क्लास में हम लोग जो देखेंगे कि कैसे क्षेत्रीय भूगोल या प्रादेशिक भूगोल, जिसको रीजनल ज्योग्राफी कहते हैं, और याद रखिए इसको स्पेशल ज्योग्राफी भी कहते हैं, कैसे क्षेत्रीय भूगोल को अलग किया गया था सामान्य भूगोल से, यानी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी या व्यवस्थित भूगोल से। तो जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है या जो सामान्य भूगोल जनरल ज्योग्राफी है, और जो क्षेत्रीय भूगोल है या जो प्रादेशिक भूगोल है, क्षेत्रीय प्रादेशिक दोनों में से कोई भी लिखा सकता है, ज्यादा अच्छा वर्ड प्रादेशिक है। तो जो प्रादेशिक भूगोल है और जो सामान्य भूगोल या व्यवस्थित भूगोल है, इनके बीच कैसे एक विभेद क्रिएट किया गया, कैसे एक डुअलिटी आ गई, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय भूगोल होता क्या है। देखिए, हार्टशोल ने क्षेत्रीय भूगोल, जैसा कि मैंने कहा, क्षेत्र को प्रदेश ज्यादा अच्छा शब्द होगा। तो जो प्रादेशिक भूगोल है, इसके लिए हार्टशोल ने सबसे ज्यादा जोर दिया था कि भूगोल का जो अध्ययन है वो प्रादेशिक रूप में होना चाहिए। अब देखिए, प्रदेश क्या है। सबसे पहले बात आ जाती है, अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश के रूप में अध्ययन करिए, तो आप सोचेंगे प्रदेश है क्या। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये प्रदेश नहीं है। प्रदेश का मतलब यहाँ पे होता है भूगोल में कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें एक समानता पाई जाए। जैसे ये पूरा क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो ये एक प्रदेश हो गया। इसी तरह से मान लीजिए ये एक पूरा स्थान है जहाँ पर रेगिस्तान है, मरुस्थल है, तो ये आपका एक प्रदेश हो गया। कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें एक कोई विशेषता पाई जाती हो, कम से कम एक या एक से अधिक विशेषता पाई जाती हो जो पूरे क्षेत्र में है। जैसे कि पर्वतीय प्रदेश हो सकता है, एक पूरा क्षेत्र जिसमें पर्वत है, वो पर्वतीय प्रदेश हो गया, तो इसको कहते हैं प्रदेश। और हार्टशोल क्या कहता है कि भूगोल में जो अध्ययन किया जाए वो इसी तरीके से किया जाए, प्रदेश के रूप में अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग अध्ययन किया जाए। यही है आपकी प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल में जब आप अध्ययन करेंगे तो आप क्या करेंगे। एक देखिए, ये विवरणात्मक होता है, इस चीज को याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव होता है। और आपका प्रादेशिक भूगोल कैसा है, नेचर में डिस्क्रिप्टिव है। कैसे डिस्क्रिप्शन देता है। एक स्थान पे आप गए, आपने एक प्रदेश का चुनाव किया, मान लीजिए हिमालयी क्षेत्र में गए, और आपने पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करना स्टार्ट किया। अब आप क्या करेंगे, विवरण यहाँ पर देंगे। आप बताएंगे कि यहाँ से जो है गोमुख है, वहां से गंगा नदी बहती है, यमुनोत्री के पास से यमुना नदी बहती है। इस तरह से इस प्रदेश में जो जो फीचर्स हैं, किस तरह के पौधे हैं, कितनी ऊंचाई पे जाने पर कौन से पौधे मिलते हैं, कैसी वनस्पति मिलती है। जब आप ये पूरा विवरण तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रादेशिक भूगोल की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र का वर्णन करना और दूसरे क्षेत्र से ये किस रूप में अलग है, इसको समझाना। तो एक पर्वतीय प्रदेश मान लीजिए, दूसरे पर्वतीय प्रदेश से किस रूप में भिन्न है, यहाँ पर इन चीजों को जब आप समझाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्षेत्रीय भूगोल की दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक पर्वतीय प्रदेश दूसरे पर्वतीय प्रदेश से क्यों भिन्न होगा, यहाँ पर फिर से ये समझने की बात आती है। ये इसलिए भिन्न होगा क्योंकि मनुष्य समुदाय अलग अलग है। मनुष्य की संस्कृति, पहले की क्लासेस अगर डिटेल में आपने पढ़ी है तो आप जानते हैं कि मनुष्य की संस्कृति है, मनुष्य की तकनीकी ज्ञान है, मनुष्य का विज्ञान है। ये जितना उन्नत होता है, प्रदेश उसी रूप में आपके सामने आता है। तो इसीलिए अलग अलग जो प्रदेश हैं उनके अलग अलग गुण होंगे। तो एक चीज आपको क्या देखने को यहाँ मिल रही है कि प्रादेशिक भूगोल में मनुष्य की संस्कृति, मनुष्य की सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन भी किया जाता है एक प्रदेश के भीतर। यानी केवल ऐसा नहीं है पर्वत और नदी इन्हीं का अध्ययन किया जाएगा, बल्कि इनके ऊपर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ा, मनुष्य के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। और प्रादेशिक भूगोल की कोर क्या है? प्रादेशिक भूगोल की कोर ये है कि क्योंकि हर जगह पे मनुष्य का व्यवहार अलग अलग होता है, इसलिए
मनुष्य अलग अलग स्थानों का अध्ययन अलग अलग करना होगा क्योंकि वहां पे मनुष्य का व्यवहार अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर जो विशेष भूगोल है, इन चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये अभी क्या लगता है कि ये कोई सर रामायण जैसी बोल रहा है, और जब स्टेटमेंट बन के आता है तो वो कहते हैं सर ये डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, ये विवरणात्मक क्या होता है, ये तो पढ़ा नहीं था। तो इसको ध्यान से समझिए क्या बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है विशेष भूगोल में नियमों की स्थापना करना कठिन था। क्यों? विशेष भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी, इसमें क्या कहा जा रहा है, कोई नियम नहीं बन सकता। मतलब देखिए नियम क्या होता है, जैसे एक न्यूटन का नियम है। न्यूटन का मान लीजिए नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो ये क्या है, ये कहीं भी लागू होते हैं। जैसे मैंने कहा हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ये कहीं पे लागू कर दीजिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कहीं पे लागू कर दीजिए। लेकिन भूगोल के संबंध में जिन लोगों ने प्रादेशिक भूगोल का समर्थन किया, उन्होंने कहा इस तरह के नियम आप भूगोल में नहीं लागू कर सकते। क्यों? जैसे किसी स्थान पर जनसंख्या कितनी होगी, या फिर और आगे जाएं तो पुरुष महिला का अनुपात कितना होगा किसी स्थान पे, क्या ये हम किसी नियम से बता सकते हैं? बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह पे मान्यताएं अलग अलग होती हैं। जैसे भारत है, एशिया के और भी देश हैं, चीन जैसे देश हैं, जहाँ पे पुत्र को संतान के रूप में ज्यादा चाहा गया है। वहां पर आप क्या देखेंगे कि पुरुष और महिला का जो लिंगानुपात है उसमें पुरुष संख्या ज्यादा हो रही है, महिलाओं की संख्या कम हो रही है। वो भी हरियाणा पंजाब में जाएंगे तो समस्या और ज्यादा दिखेगी। तो अगर इस चीज को आप कोई सिद्धांत बनाते हैं और उसके माध्यम से समझाना चाहें, लागू करें आप उस सिद्धांत को, और ये बताना चाहें कि पुरुष महिला का अनुपात क्या होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर जगह पे मनुष्य का व्यवहार अलग अलग होता है। कहीं पर पुत्र की चाह ज्यादा है, तो कहीं पर स्त्री पुरुष समान है, कहीं पर हो सकता है बेटी की चाह ज्यादा हो। तो ऐसे में आप क्या देखेंगे, जिस तरह का समाज है उस तरह से वहां पर आपको ये जनसंख्या है, लिंगानुपात है, इंडस्ट्री यानी उद्योग है, उसी तरह के आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए किसी एक नियम से पूरे के पूरे विश्व को समझाया नहीं जा सकता है। ये किस चीज की आलोचना हो रही है, जैसे आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। वेबर का नियम। वेबर का नियम क्या है, कहीं पे भी लागू कर दीजिए ये समझने में कि इंडस्ट्री को कहाँ लगाना सही होगा, कहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी। क्रिस्टॉलर का नियम। तो ये सारे जो नियम भूगोल में बनाए गए थे, इन नियमों की आलोचना की गई थी प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत, और ये कहा गया था कि इस तरह के नियमों को लागू भूगोल में नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा? प्रादेशिक भूगोल के समर्थकों ने कहा। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, व्यवस्थित भूगोल क्या। देखिए, अब हम कह रहे हैं कि अलग-अलग प्रदेशों का अलग-अलग अध्ययन करिए। समस्या क्या आएगी? पहले तो प्रदेश को ही निर्धारित करना। जैसे आपने कहा पर्वतीय प्रदेश है, तो यहाँ पर कौन-सा पर्वतीय प्रदेश कहाँ पे समाप्त होता है, कहाँ पर इसकी सीमा आप समाप्त करेंगे, कहाँ से एक नया प्रदेश शुरू होता है, इन चीज़ों को डिसाइड करना कठिन है। और फिर अगर कोई हम नियम नहीं बनाएंगे तो हम निष्कर्षों तक कैसे पहुंचेंगे, हम भूगोल का उपयोग कैसे करेंगे? फिर भूगोल क्या होगा, केवल विवरण वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। विवरण वाला मतलब सिर्फ भूगोल में ये पता है कि हाँ यहाँ पर नदी बहती है, नदी के किनारे इंडस्ट्री लगी हुई है, इस तरह का विवरण तो होगा। लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मैं अपनी इंडस्ट्री को कहाँ पे लगाऊं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये चीज फिर भूगोल नहीं बता पाएगा। इसका उत्तर देने के लिए कुछ नियम होना चाहिए, जैसे वेबर का नियम है। वेबर का नियम जब आप लागू करेंगे तो आप समझेंगे कि ठीक है, रॉ मटेरियल के सोर्स पे हो सकता है आप इंडस्ट्री लगाएं या मार्केट के पास इंडस्ट्री लगाएं, तो आप इस नियम से पहुंच पाएंगे एक निष्कर्ष तक। इसीलिए व्यवस्थित भूगोल सामने आया। व्यवस्थित भूगोल क्या करता है, इसमें सार्वभौमिक नियम बनाए जाते हैं। ये शब्द आएगा आपके सामने एग्जाम में, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नियम। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह पे काम करेंगे, और ये मनुष्य के कल्चर के अधीन नहीं है। यानी मनुष्य को क्या माना जाता है, देखिए व्यवस्थित भूगोल में अधिकतर जो आप नियम देखेंगे उसमें मनुष्य को आर्थिक प्राणी मान लिया गया, कि मनुष्य वो काम करेगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा आर्थिक लाभ हो। तो इसलिए मनुष्य को ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है, मनुष्य के निर्णयों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है व्यवस्थित भूगोल के अंतर्गत।
बल्कि यहाँ पर ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो पूरे विश्व में काम करेंगे। जैसे इसका उदाहरण मैंने दिया आपको, क्रिस्टॉलर का नियम है, वेबर का नियम है। तो इसके नियम कैसे होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं जैसा मैंने कहा, और सामान्य नियम होते हैं। सामान्य नियम मतलब जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है विज्ञान में, तो एक सामान्य नियम है, कहीं भी लागू कर दीजिए। ऐसे ही व्यवस्थित भूगोल में नियम होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया वेबर, क्रिस्टॉलर, इनको आप कहीं पे भी लागू करिए और आप ये जान पाएंगे कि आपको किस तरह का निर्णय लेना चाहिए। तो बेसिकली व्यवस्थित भूगोल क्या है? थोड़ा सा और डिटेल में चलिए। प्रादेशिक भूगोल में हम छोटे-छोटे प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे। व्यवस्थित भूगोल में, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में हम पूरे विश्व का अध्ययन करते हैं, या कम से कम हम महाद्वीपों के लेवल पे जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ सामान्य नियमों के आधार पे स्थानों का अध्ययन करते हैं। हमने जैसे कि विश्व का अध्ययन करने के लिए नदी अपरदन विश्व की नदियों का अध्ययन करने के लिए मान लीजिए हमने नदी अपरदन चक्र सिद्धांत बनाया। अब ऐसा नहीं है कि मैं भारत में गंगा नदी का अलग से अध्ययन करूंगा, अमेरिका की नदियों का अलग से अध्ययन करूंगा, वहां पे प्रदेश प्रादेश के आधार पे नहीं। नदी अपरदन चक्र कहीं पे भी काम करेगा। किसी भी स्थान की नदी हो, चाहे वो यूरोप की नदी हो, चाहे वो में एशिया में किसी देश की नदी हो, हम किसी भी नदी को देख के बता सकते हैं ये अपर्दन चक्र की किस अवस्था पे है, आने वाले समय में किस तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। ये क्या है? ये व्यवस्थित भूगोल है। इसमें पूरे विश्व के लिए हमने कुछ हाइपोथेसिस, कुछ नियम बनाए और उन नियमों के आधार पे विश्व का अध्ययन कर रहे हैं। अगर इस बात को सामान्य और प्रादेशिक भूगोल का जितना मैंने आपको बताया, उतना अगर आप समझ गए, तो 95% चांसेस हैं, 95 से भी ज़्यादा परसेंट में चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते आपने ध्यान से सुना। तो देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये जो आप एक अंतर देख रहे हैं कि सामान्य भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल, इनके बीच का ये अंतर आया कहाँ से और कैसे ये धीरे-धीरे इसकी आलोचना हुई, समाप्त हुआ। तो ये जो सामान्य और क्षेत्रीय भूगोल, क्षेत्रीय यानी प्रादेशिक भूगोल के बीच का ये जो अंतर है, द्वैत है, ये 17वीं शताब्दी में पहली बार सामने आया और वरेनियस के द्वारा सामने रखा गया। इन्होंने ज्योग्राफिया जनरलिस बुक में ये बात कही कि देखिए, व्यवस्थित भूगोल अलग है और सामान्य भूगोल अलग है, यानी कि सॉरी, सामान्य भूगोल अलग है और प्रादेशिक भूगोल अलग है। यानी इन्होंने दोनों के बीच में एक डिवीजन कर दिया वरेनियस ने, जिससे ये द्वैतवाद शुरू हुआ। और इसके बाद देखिए जो आगे आने वाले ज्योग्राफर्स थे, उन्होंने भी इस द्वैतवाद पे जोर दिया। कुछ ने कहा, जैसे हार्टशोन था, तो वो प्रादेशिक भूगोल का समर्थन कर रहे थे। शेफर जैसे लोग थे, तो वो क्या कर रहे थे, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल या व्यवस्थित भूगोल का समर्थन कर रहे थे। जैसे रिchthofen है, इसने क्षेत्रीय भूगोल को वर्णनात्मक माना, डिस्क्रिप्टिव मान रहा है, यानी प्रादेशिक भूगोल का समर्थन कर रहा है। तो इन्होंने कहा किसी प्रदेश या क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं का चित्रण किया जाना चाहिए, यानी किसी प्रदेश की कौन-कौन सी विशेषता है, ये बताया जाना चाहिए। प्रादेशिक भूगोल का रिchthofen ने समर्थन किया। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि रिchthofen किसका समर्थक था? तो आपको याद होना चाहिए प्रादेशिक। देखिए, जो हम्बोल्ट है, इन्होंने व्यवस्थित भूगोल की नींव रखी, यानी इन्होंने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की नींव रखी। और जो रिटर थे, ये क्षेत्रीय भूगोल के समर्थक थे। हम्बोल्ट के काम को बहुत डिटेल में देखना है, रिटर के कामों को भी बहुत डिटेल में देखना है, लेकिन आने वाली क्लासेस में, अभी नहीं। रेक्चल के अलावा फिर देखिए जो हेटनर है, रेटजेल के समय के बाद जो हेटनर थे, इन्होंने भूगोल को नियम निर्माणात्मक के बजाय विवरणात्मक यानी आइडियोग्राफिक माना। आइडियोग्राफिक यानी क्या हो गया, विवरण देने वाला। विवरण देने वाला यानी प्रादेशिक। तो हेटनर किसका समर्थन कर रहे हैं? प्रादेशिक भूगोल का समर्थन कर रहे हैं। हम्बोल्ट ने व्यवस्थित भूगोल का समर्थन किया, रिटर ने प्रादेशिक भूगोल का समर्थन किया और हेटनर ने भी प्रादेशिक भूगोल का समर्थन किया। विडाल डी लाप्लास कहने की जरूरत नहीं है, प्रादेशिक भूगोल का समर्थन करता था। आपको पिछली क्लासेस में पेस का कॉन्सेप्ट समझाया, जहाँ छोटे छोटे क्षेत्रों को उसने अध्ययन किया था। जेनर डे वाई आपको समझाया, जिसमें उसने कहा था कि हर स्थान की जीवन शैली वहाँ के मनुष्य की संस्कृति का परिणाम होती है, इसलिए हर स्थान का अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। तो विडाल डी लाप्लास जो है, आपके प्रादेशिक भूगोल के समर्थन हो गए।
पैट्रिक गेट्स जो है, ये भी आपको प्रादेशिक भूगोल के समर्थक के रूप में दिखेंगे, और जो कार्ल सायर है, ये भी प्रादेशिक भूगोल के समर्थक के रूप में सामने आए। देखिए, हम लोगों ने कुछ ऐसे जोग्राफर्स को देखा जिन्होंने प्रादेशिक भूगोल का समर्थन किया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी जोग्राफर्स को देखा जिन्होंने सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित भूगोल का समर्थन किया। व्यवस्थित भूगोल को जब हम लोग हार्टशॉन शेफर की डिबेट देखेंगे, वहां पर और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो वैसे तो देखिए, प्रादेशिक भूगोल और व्यवस्थित भूगोल के बीच में आपको एक द्वैतवाद दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि वास्तव में क्या इस तरह का कोई द्वैतवाद है? तो अनुचित ने इसकी आलोचना की थी। अनुचित ने कहा था कि इस तरह का कोई द्वैतवाद नहीं है। इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर आपसे मैं कहूँ प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करिए, तो आप क्या करेंगे? विश्व को अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या कुछ अन्य प्रकार से आप अलग अलग हिस्सों में विश्व को बांटेंगे। और फिर हर जो प्रदेश है, हर जो हिस्सा है जिसको हम प्रदेश कहेंगे, उसके आप सभी लक्षणों का अध्ययन करेंगे। जैसे आप उत्तरी अमेरिका की लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट सभी का अध्ययन करेंगे। कैसे ये दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, इनके ऊपर मनुष्य की संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मनुष्य की संस्कृति इनसे कैसे प्रभावित हुई है। जब आप ये सारी चीजें नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में देख रहे हैं, इनका एक विवरण तैयार कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, आपने प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन किया। वहीं पे क्या है, अगर आप पूरे विश्व की जलवायु को समझ रहे हैं, किसी सामान्य सिद्धांत के आधार पर, सामान्य नियम के आधार पे आप पूरे विश्व की जलवायु को समझ रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप सभी स्थानों की जो जलवायु है, इसको आप एक साथ समझ रहे हैं, केवल क्लाइमेट का विशिष्ट रूप से अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आप सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, व्यवस्थित भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बस विश्व को देखने के दो अलग-अलग नजरिया हो गए, और वास्तव में इस तरह का कोई डुअलिटी या द्वैत जो है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए, बहुत ज्यादा मैं आलोचना वगैरह के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा फोकस्ड बैच है यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स का। यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपके कॉन्सेप्ट से, यानी कि द्वैतवाद क्या है, प्रादेशिक भूगोल क्या है, व्यवस्थित भूगोल क्या है, और जोग्राफर्स के नाम से कौन किसका समर्थन करता था। तो उसी तरह के कॉन्सेप्ट, उसी तरह के फैक्ट पे मैं टिका हूँ, और बाकी की जो चीजें आपके समय की बर्बादी होंगी, उनको मैंने छोड़ दिया है। ये फिगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दिए गए चित्र में यदि आप उत्तरी अमेरिका के सभी लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट वगैरह का, तो आप किस तरह की भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं? तो आपको सही आंसर हो जाएगा प्रादेशिक भूगोल। और अगर आप पूरे विश्व की क्लाइमेट या पूरे विश्व की वनस्पतियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो व्यवस्थित भूगोल, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। या इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ हमेशा की तरह। पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, फॉर्म को फिल कर दीजिए हमारी वेबसाइट पे जा करके। और फॉर्म को फिल करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे जो पीडीएफ नोट्स है फ्री में इस क्लास के मिल जाएंगे। पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो के इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट है, उसमें लिंक होगा वीडियो का। उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें पेड क्लासेस के बारे में सारी जानकारी दी गई है ऑलरेडी। और जब आपको सारी जानकारी मिल जाती है, तो आप क्लासेस को आराम से ज्वाइन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।